नमस्कार दोस्तों, विजय शक्ति में आपका स्वागत है। तो क्या किया जाए, क्लास शुरू किया जाए। ठीक ठाक हैं आप लोग? हाँ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? चलिए, कोई कन्फ्यूजन होगा तो व्हाट्सएप नंबर तो आपको पता ही है, आप पूछ लीजिएगा उस पर मैसेज करके। ठीक है, चलिए। तो आज हमको क्या पढ़ना है? हम लोग वही पढ़ रहे थे, स्थूल पदार्थों के गुण। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन के बारे में। मैंने आपको ससंजक और असंजक बल के बारे में बताया था। मैंने आपको श्यानता बताई थी। श्यानता का सीधा सा मतलब है गाढ़ापन। जो लिक्विड जितना ज्यादा गाढ़ा होगा कहेंगे कि वो उतना ज्यादा श्यान है। ठीक है ना। और श्यानता का गुण ठोस में नहीं पाया जाता, ये सिर्फ द्रव और गैस में पाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, गर्म करने पर द्रव की श्यानता बढ़ेगी कि घटेगी? घटेगी, क्योंकि वो फैलेगा। और गर्म करने पर गैस की श्यानता पर क्या फर्क पड़ेगा? गैस की श्यानता बढ़ेगी, जस्ट उल्टा है। ठीक है ना। तो कल मैंने ये बताया, आज मुझे आपको बताना है केशिकत्व के बारे में। क्या? केशिकत्व। केशिकत्व, ठीक है ना। केशिकत्व से आप क्या समझते हैं? किसे कहते हैं केशिकत्व? अंग्रेजी में इसे कहते हैं कैपिलरी एक्शन। ज्यादा इधर लिख दिया क्या? चलिए समझ लीजिएगा। केशिकत्व यानी कि कैपिलरी एक्शन। क्या है ये? कुछ तो जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा इसके बारे में, केशिकत्व के बारे में। हाँ, चलिए पहले समझते हैं केश नली। नली तो जानते हैं ना आप, नली तो जानते ही होंगे, नली से लिक्विड का फ्लो होता है। तो केश नली, केश नली किसे कहते हैं? ऐसी नली जो केश जैसी हो। केश का मतलब होता है बाल, बाल बहुत पतला होता है ना, तो ऐसी नली जो बाल जैसी हो उसे हम केश नली कहेंगे। मतलब बहुत पतली नली, समझे? बहुत ज्यादा पतली नली। ऐसी नली नहीं जो हॉस्पिटल में नली लगी होती है पेशेंट को, वो वाली नहीं। उसमें तो सब दिख रहा होता है कि इतना होल है। केश नली मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोट, बहुत मतलब पतली नली। इसका जो व्यास होगा वो बाल जैसे होगा, बहुत ज्यादा पतली, समझे? तो इसे केश नली कहते हैं। तो केशिकत्व, केश नली में किसी लिक्विड का ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना केशिकत्व कहलाता है। मैंने क्या कहा कि यह है केश नली। इस केश नली में अगर ऊपर चढ़ रहा है लिक्विड या नीचे आ रहा है तो उसे हम केशिकत्व कहेंगे। केशिकत्व किसे कहेंगे? ये जैसे केश नली है भाई, इधर से भी होगा और इधर से भी होगा, ठीक ना। इसमें अगर लिक्विड ऊपर चढ़ रहा है या कोई लिक्विड नीचे आ रहा है तो ये जो क्रिया होगी इसी को केशिकत्व कहा जाएगा। कहा जाएगा कि केशिकत्व की घटना घट रही है, समझे भाई? कुछ ऐसे लिक्विड होंगे जो ऊपर चढ़ रहे होंगे, कुछ ऐसे लिक्विड होंगे जो नीचे आ रहे होंगे। अभी बता रहा हूं उसको। तो ये जो ऊपर चढ़ना या नीचे गिरना लिक्विड का, इसे ही कहा जाता है केशिकत्व। ठीक, चलिए। कुछ बेवकूफ लोग अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं, फोड़ने दीजिए। ठीक, समझ गए? तो सवाल ये उठता है कि कौन सा लिक्विड केश नली में ऊपर चढ़ेगा और कौन सा लिक्विड केश नली में नीचे उतरेगा। और कोई ऊपर चढ़ेगा तो ऊपर वो क्यों चढ़ रहा है, कोई नीचे उतरेगा तो वो नीचे क्यों उतर रहा है। पहले इसका पूरी प्रक्रिया समझें। मान लिया ये है कोई बर्तन। क्या है? बर्तन। इसमें भरा हुआ है लिक्विड, ठीक है ना। लिक्विड इसमें भरा हुआ है। अब आपने क्या किया, इसमें एक केश नली डाल दिया। देखो ये होती बहुत पतली है, लेकिन मैं आपको यहां समझाने के लिए थोड़ा सा मोटी बना रहा हूं। क्या कर दिया आपने? यहां पर एक केश नली डाल दिया इस बर्तन में।
बनाते जाइएगा, ठीक ना। अब होगा क्या कि ये तो बाहर है और ये नली पड़ी हुई है, केस नली पड़ी हुई है, तो मतलब ये दोनों तरफ से खुली हुई है, समझे ना। जब खुली हुई है, समझे, बंद नहीं है। अब सोचिए, जैसे मतलब आप खुद कल्पना कीजिए कि दोनों साइड से खुला हुआ है, और कांच की बनी है या किसी चीज की बनी है, मान लो जो है बहुत पतली, और उसको आपने लिक्विड में डाल दिया, तो क्या होगा, कुछ लिक्विडवा जो नीचे वाला होगा ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा, ऊपर जाएगा। मान लिया ये बर्तन बड़ा है, यहां तक है, ऐसे मान लिया, इसको ऐसे करते हैं, ठीक। चलिए, तो चूंकि ये निचला वाला सिरा खुला हुआ है, ये वाला सिरा जो है, तो ये जो नीचे की लिक्विड है ये ऊपर चढ़ेगा कि नहीं केस नाली के अंदर, चलिए चढ़ेगा। तो ऐसे 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 मान लिया चढ़ेगा, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे 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 मान लिया, चढ़ते चढ़ते ये यहां तक चढ़ गया है, बाहर है यहीं तक और लिक्विड के अंदर यहां तक आ गया। तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है, द्रव का केस नली में ऊपर चढ़ना। ऊपर चढ़ना, ठीक ना, केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना। चूंकि केस नली के अंदर देखिएगा द्रव यहां तक पहुंच गया और उसके बाहर देखिएगा यहीं तक है, तो इतना ऊपर चढ़ गया ना, तो इसे क्या कहा जाता है, द्रव का ऊपर चढ़ना। ये जो मैं बोल रहा था कि केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना, इसी को कहा जाता है केशिकत्व, ठीक। चलिए, अभी मैं बताऊंगा कि किस लिक्विड में क्या होगा। एक दूसरी स्थिति आप देखिए, ये वाली है, फिर उसी साइज का मान लिया बर्तन लिया, कुछ लिया, इसमें भी हमने भर दिया केस नली, ऐसे डाल दिया, ठीक है भाई। चलिए, ये केस नली है, ये केस नली, दोनों साइड से खुली हुई। चलिए, ये एक लिक्विड इसमें ऐसे 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 मान लिया बाहर यहां तक है, ये बड़ा यहां तक। अब इसमें भी वही होगा कि ये जो चूंकि नीचे का सिरा खुला हुआ है, तो इसके अंदर से जाएगी, केस नली के अंदर घुस जाएगा ना। कभी आप फील कीजिएगा, एक बर्तन में या कटोरी में पानी रख के कुछ ऐसा नली उसमें डालिएगा, देखिएगा फिर होगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो फिर वही स्थिति बनेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, ये बस यहीं तक जाकर के रुक गया, बाहर है कहां, यहां तक का, और केस नली में है यहीं तक। समझे, दोनों में अंतर समझिए। बाहर में यहां तक का है लिक्विड और केस नली के अंदर यहां तक चढ़ गया, लेकिन इसमें जस्ट उल्टा है कि बाहर ज्यादा ऊपर चढ़ा है और केस नली के अंदर नीचे है, स्थिति जो बन रही है। यानी कि इस स्थिति में लिक्विड चढ़ा तो था, लेकिन उतना नहीं चढ़ा था जितना ये बाहर है। तो हम जब ये स्थिति बनती है तो हम कहते हैं कि लिक्विड क्या हो गया, केस नली के अंदर ये जो द्रव था नीचे उतर आया, ठीक ना। तो इसको क्या कहा जाता है, केस नली में द्रव का नीचे उतरना, ठीक ना। हम इसे नीचे उतरना क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि केस नली के अंदर आप देखेंगे और बाहर देखेंगे तो द्रव नीचे है,
अब इसको ऊपर चढ़ना क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर उससे तुलना करेंगे तो ये ज्यादा ऊपर है, बस ऊपर चढ़ना और नीचे उतरना इतना मतलब है। ठीक है ना, समझ आए कि नहीं समझ रहे? ठीक, चलिए। जब दोनों केस नलियों का आप निकाल के देखोगे, आप इसके अंदर वाले का, तो आप पाओगे क्या कि ये इसमें ये स्थिति बनेगी ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और इस वाली केस नली में आप पाओगे कि इसमें ऐसे स्थिति बनेगी केस नली के अंदर, ठीक है ना। चित्र दोनों आप बना लीजिएगा, समझ है ना। इसका मतलब मैं बता रहा हूं, एक में द्रव ऊपर चढ़ रहा है केस नली के अंदर, और एक केस नली में द्रव नीचे उतर रहा है केस नली के अंदर। और ये ऊपर चढ़ना नीचे उतरना, ये हम किससे तुलना कर रहे हैं? ये बाहर वाले लिक्विड से, जो बर्तन में बाहर है, केस नली के बाहर, ठीक है ना। इसमें यहां तक है बाहर और यहां तक है, तो हम कह दिए कि नीचे उतर गया केस नली के अंदर। और इसमें यहीं तक है केस नली के अंदर, यहां तक आ गया, तो हमने कहा कि केस नली में द्रव ऊपर चढ़ गया, ठीक है ना। चलिए, जब इसको बाद में निकाल करके देखा गया, अपना मशीन उसीन लगा करके, या ऐसे आंख से ही देखा गया, जैसे देखा गया, तो ये पाया गया कि ये वाली जो केस नली है जिसमें द्रव ऊपर की ओर चढ़ गया था, उसमें कुछ ये शेप बन रहा है केस नली के अंदर लिक्विड का, ठीक है ना। और जब ये वाली में देखा गया तो ये पाया गया कि कुछ ये शेप बन रहा है, यानी इसमें ये शेप बन रहा है और इसमें ये शेप बन रहा है, समझ रहे ना, उल्टा बन रहा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? चलिए, इतना आप समझ गए। चलिए, मैं ये क्यों बता रहा हूं, हमें देखना है कि केस नली के साथ ये जो लिक्विड है ये कितने एंगल का कोण बना रहा है, हमको ये चेक करना है। ये जो है, ये कुछ ऐसी शेप ये जो बनी है, ये वही जो लिक्विड डाला गया है उसकी शेप बनी है। कुछ लिक्विड ऐसे बना दिया है, जिसमें उतर गया था वो ऐसे बनाया हुआ है, और जिसमें चढ़ गया था वो ऐसे बनाया हुआ है। अच्छा, ये बताइए, अब हमको कोण निकालना है। क्या निकालना है? हमको कोण निकालना है। तो देखिए, अगर इस पे अगर आप कोण की बात करेंगे तो ये लगभग जो है ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये वो है, ये है आपका पानी, ये सब क्या है? सॉरी, लिक्विड। वो लिक्विड कुछ भी हो सकता है। और ये है आपका क्या है? ये दीवार है वो केस नली की। तो हमने एक स्पर्श कोण बनाया, इसे नवचंद्रक कोण भी कहते हैं। तो ये कोण बनेगा कुल पानी और दीवार के बीच। देखो, इधर वाले को नहीं लेंगे तो उधर तो कुछ है नहीं ना, पानी तो इधर है ना। तो पानी और दीवार के बीच जो कोण बना वो कैसे बना? ये देखिए, ये दीवार है और ये पानी चूंकि ऐसे हो गया था तो उसी से हमने स्पर्श करते हुए रेखा खींची थी, ये ऐसे बना। समझे कि नहीं समझे? तो ये जो कोण बना कुछ ऐसे बना। कैसे बना? और इसको अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे कोण बनेगा। यानी कि अगर आप मैथ के स्टूडेंट होंगे तो आप पाएंगे कि ये जो कोण है ये ग्रेटर देन क्या है? 90 डिग्री है। क्या है? ग्रेटर देन 90 डिग्री। अच्छा, इसमें देख लेते हैं, इसमें फिर वही देखते हैं। ये देखिए ऐसे बना है ना, तो फिर वही स्पर्श रेखा आप ऐसे खींचिए, ऐसे खींच लिया गया। तो इसकी शेप कैसे बनी? ऐसी और ऐसी बनी, और ये बीच का कोण बना। ये इस कोण की बात हो रही है, यही स्पर्श कोण या नवचंद्रक कोण है, जो कि लिक्विड और केस नली के दीवार के बीच बन रहा है। तो इसमें ये कोण बन रहा है, मतलब कुल मिला के कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है। अगर आप थोड़ा सा भी मैथ के स्टूडेंट होंगे, थोड़ा सा सीसैट पढ़े होंगे, तो आपको क्या पता होगा कि ये जो कोण बनता है
ये कितना होता है, लेस देन 90, यानी कि ये 90 से कम होता है। ठीक, 90 होता कितना, 90 इतना होता है, इसको कहते हैं 90 डिग्री। ठीक है ना, अगर इसको झुका दिया जाए उधर तो कहा जाएगा क्या है, 90 से कम, और इसी को इधर फैला दिया जाए तो क्या कहा जाएगा, 90 से अधिक। तो ये स्थिति देखिएगा, इसी को पलट के देखिए कि यहाँ पे थोड़ा सा उस टाइप में बना हुआ है, तो ये वाली स्थिति बनी है, और इस केस में कौन सी बनी है, ये वाली स्थिति बनी हुई। समझे, कुल मिलाकर के मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वाले केस में केस नली के अंदर जो है इस वाले केस में केस नली के अंदर की बात मैं कर रहा हूं, बाहर की बात छोड़ दीजिए। केस नली के अंदर जो लिक्विड भरा है और केस नली की दीवार के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम बनेगा। और इस वाले केस में केस नली के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है और केस नली की दीवार के बीच जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। ठीक, चलिए, यानी मैं ये कह सकता हूं आपको कि जब केस नली में द्रव ऊपर चढ़ेगा तो कोण 90 डिग्री से कम बनेगा, और जब केस नली में द्रव नीचे आएगा तो कोण 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा। इसी को थोड़ा सा उल्टा कह सकता हूं कि अगर केस नली के अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड और केस नली के दीवार के बीच अगर 90 डिग्री से कम कोण बन रहा है तो हम कहेंगे कि लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। समझे, फिर से समझाता हूं। इतना आप पहले समझ चुके हैं ना, 90 डिग्री क्या, ये सब इसी को समझा रहा हूं। इस स्थिति में ये 90 डिग्री से कम है कोण, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर 90 डिग्री से कम कोण बनेगा तो द्रव ऊपर चढ़ेगा, और इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं, अगर 90 डिग्री से ज्यादा कोण बनेगा तो द्रव नीचे उतरेगा। ये 90 डिग्री कहां बनने की बात हो रही है, ये केस नली के अंदर बनने की बात हो रही है। केस नली के अंदर किसके किसके बीच, केस नली के अंदर जो लिक्विड आया और केस नली के दीवारों के बीच। ठीक, क्लियर हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिस लिक्विड को भरने पर ये कोण 90 डिग्री से ज्यादा बनेगा, उस लिक्विड के केस में वो लिक्विड नीचे आएगा। और यहां हम क्या कह सकते हैं, जिस लिक्विड को भरने पर ये कोण 90 डिग्री से कम बनेगा, उस केस में लिक्विड ऊपर जाएगा। ठीक, चलिए, तो होता क्या है कि ये स्थिति बनती है जल के लिए और ये स्थिति बनती है पारे के लिए। यानी कि अगर आप पारा डालेंगे, पारे के अंदर आप केस नली डालेंगे तो वो लिक्विड नीचे, वो केस नली में लिक्विड नीचे उतरेगा, और अगर आप जल के अंदर केस नली डालेंगे तो होगा क्या कि जल केस नली में ऊपर चढ़ जाएगा। समझे, एक बार थोड़ा सा एब्जॉर्ब कीजिए माइंड में, फिर से एक बार रिकैप कर देता हूं। चलिए, केस नली रिकैप कर दे। तो केस नली पता है, ऐसी नली जो केस जितना पतली हो, बाल जितना पतली हो। यहां समझाने के लिए तो आपको मतलब कांच ओंच का ये तो एक एक्सपेरिमेंट आपको बताया गया है। कुल मिलाकर केस नली छोड़िए उसको। अभी मैंने आपको क्या बताया, केशिकत्व किसे कहते हैं। केशिकत्व, केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या द्रव का नीचे गिरना, ये घटना केस नली कहलाती है।
ठीक ना, ऊपर चढ़ेगा तब सॉरी केशिका तो कहलाती है, ठीक ना, इसकी बात हो रही ना। मतलब कि केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या केश नली में द्रव का नीचे उतरना, यह घटना क्या कहलाती है? केशिका तो कहलाती। चलिए अब सवाल उठता है कि किस केस में द्रव ऊपर चढ़ेगा और किस केस में द्रव नीचे उतरेगा। जब केश नली के अंदर ये वाला शेप बनेगा लिक्विड का तो हम कहेंगे द्रव ऊपर चढ़ेगा, और जब केश नली के अंदर लिक्विड का ये वाला शेप बनेगा तो हम कहेंगे कि द्रव नीचे उतरेगा। ठीक, चलिए और देखते हैं। जब केश नली में 90 डिग्री से कम कोण बनेगा तो हम कहेंगे कि लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। जब केश नली में 90 डिग्री से ज़्यादा का कोण बनेगा तब हम कहेंगे कि लिक्विड नीचे उतरेगा। जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि जल के केस में जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से कम बन रहा है, यानी कि ये शेप बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जल के केस में केश नली के अंदर लिक्विड ऊपर चढ़ेगा। वहीं जब पारे पर एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये पाया गया कि पारे के केस में कोण बन रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा, यानी ये शेप बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पारे के केस में पारा केश नली में नीचे गिरेगा। ठीक है ना। चलिए, तो जल और पारा थोड़ा सा याद रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसमें क्या। अब इसका व्यवहारिक उपयोग समझते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको इसका व्यवहारिक उपयोग आपको समझाऊं। हो गया। चलिए, एक मिनट, कपड़े धुलने लायक हैं सब। समझ गए कि नहीं समझ गए? आप अब मुझसे ये कहेंगे कि सर थोड़ा सा इसका व्यवहारिक उदाहरण बताइए। ये केशिकत्व की ये जो घटना घटती है इसका व्यवहारिक उदाहरण आप हमको समझाइए। तो आपने प्रैक्टिकल बता दिया, एक्सपेरिमेंट बता दिया। हाँ, अच्छा एक मिनट, ये फार्मूला लिख लीजिए। ये थीटा क्या है? वही स्पर्श कोण है। कहीं कुछ जगह स्पर्श कोण लिखा रहता है, वही जो अभी कोण में आपको बता रहा था कि 90 डिग्री से ज़्यादा या 90 डिग्री से कम। हाँ, तो 90 डिग्री से कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो तो नाप के पता चलेगा। थीटा की हर में वैल्यू होगी ना भाई। 90 से ज़्यादा 95 भी हो सकता है, 90 से ज़्यादा 135 भी हो सकता है, और 90 से कम 80 भी हो सकता है, 90 से कम 60 भी हो सकता है। तो वो तो हर स्थिति में नापने पर पता चलेगा। तो जो भी नाप करके आएगा वही, इसे नवचंद्रक कोण भी कहते हैं। ठीक ना, याद रखिएगा, नवचंद्रक कोण यह है थीटा। टी क्या है? टी उस द्रव का पृष्ठ तनाव है, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव में आपको पढ़ा चुका ना, तो वही है टी, सरफेस टेंशन है। आर क्या है? वही जो है नली की त्रिज्या। यहाँ केस नली ना लिखे, यहाँ पे मैं नली लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंट में हम लोग थोड़ा सा बड़ी लेते हैं। ठीक ना। डी क्या है? द्रव का घनत्व। और जी क्या है? जी है गुरुत्वीय त्वरण।
ठीक, ये आप फार्मूला लिख लीजिए साहब। ये H क्या है? द्रव कितनी ऊंचाई पर चढ़ेगा। ठीक ना? उसको नलियों में डालने के बाद जो है मान लिया आपने ऐसे भर दिया जो है, तो ये लिक्विड यहां तक चढ़ गया जो है, या ऐसे 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 ऐसे, तो ये ऊंचाई क्या होगी इसकी? यही H है। ठीक ना? नली के अंदर वो द्रव कितना ऊंचा चढ़ेगा उसको इस फार्मूले से निकालते हैं। तो इससे आपको क्या पता चला कि अगर लिक्विड का पृष्ठ तनाव ज्यादा होगा तो द्रव ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। ठीक है ना? अगर स्पर्श कोण ज्यादा होगा तो द्रव क्या करेगा? ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। अगर, और यहां पर क्या है? इन्वर्सली रिलेशन बन जाएगा, यानी कि अगर उसकी जो त्रिज्या कम होगी तो द्रव ज्यादा ऊपर चढ़ेगा। भाई स्वाभाविक है कि अगर पतली रख देंगे उसके अंदर ऐसे डालेंगे तो ज्यादा ऊपर तक चढ़ जाएगा। ये क्या है? घनत्व। घनत्व तो कम होगा तो ज्यादा। भाई जितना गाढ़ा लिक्विड आप में अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कम चढ़ेगा, और पतले लिक्विड में एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ज्यादा चढ़ेगा। ये है गुरुत्वीय त्वरण। मान लिया कि आप चंद्रमा पर ले गए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है तो चंद्रमा पर जो है ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए इतना आप समझ गए कि नहीं? वही है भाई। यहां देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों केस में ये एक, ये बर्तन बना लिया ऐसे 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 ऐसे, ठीक ना? तो यहाँ पे क्या हुआ? एक टाइप से नीचे उतर आया था, लेकिन नीचे भी उतर आया था तो चढ़ा था ना, ये इतना तो चढ़ा ना भाई। हम ये कह सकते हैं कम चढ़ा। उसको तो वो तो हम अपने वाले स्थिति में बता रहे हैं कि नीचे उतर आया, क्योंकि हम इससे कंपेयर करें, लेकिन चढ़ा इसमें भी है, बस कम चढ़ा है। और एक ये स्थिति आप जान लीजिए, ये है यहां पर, ठीक है ना? इसमें भी चढ़ा, लेकिन इसमें क्या हुआ कि ज्यादा चढ़ गया। इस वाले में यहीं तक चढ़ा था, इस वाले चढ़ा दोनों में है भाई। उसको डालोगे चाहे थोड़ा सा चढ़े। अब ये अलग बात है कि इसमें हम उतारना उसको कह देते हैं, क्योंकि इससे हम कंपेयर करने लगते हैं। तो ये जो फार्मूला ये दोनों के लिए है, इसके लिए भी है। आप ये मत कहिएगा कि आप तो चढ़ना बोले थे, मैं इस चढ़ने की बात कर रहा हूं कि इसके अंदर कितना चढ़ा। ठीक है ना? चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था कि पारे के अंदर क्या हुआ था? पारे के अंदर वो नीचे उतर आया था, यानी हम कह सकते हैं कि नाली के अंदर कम चढ़ा था। क्यों कम चढ़ा था? आप ये बताइए मुझे। पारे के अंदर ये H कम क्यों हो गया था? भाई पारे का जो घनत्व होगा वो जल से कम होगा, ज्यादा होगा ना, और जब घनत्व ज्यादा होगा तो H कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वही हुआ था पारे वाले केस में। ठीक, इसको कीजिए, समझा रहा हूं, कंफ्यूज मत होइएगा। इस केस में मैंने बोला उतरेगा, हालांकि चढ़ इसमें भी रहा है, बस ये है कि कंपेयर में कम चढ़ रहा है। लेकिन हम उसको केस का तो समझाते समय हमने बोला कि कम चढ़ रहा है इसके, यानी हम इसको उतरना बोल देते। इसमें भी चढ़ेगा लेकिन ज्यादा चढ़ रहा है, चढ़ दोनों में रहा है। तो यहां पर ये जो हाइट निकालेंगे, ये वाली या ये वाली, ये दोनों के लिए कारगर होगी। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि इसका व्यवहारिक यूज क्या है। ये बताइए, पेड़ आपने देखा है? भाई मुझसे पेड़ और नहीं बनता। खैर मान लिया ये है, आई है, तो इसमें तमाम ऐसे
ये जो है ये ऐसे, और ये होता है जड़। तो कभी आपने सोचा है कि, रुकिए, पेड़ वाले में आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट और है। उदाहरण, लालटेन आपने देखा है कभी? नहीं देखा? आज के बच्चे लालटेन नहीं जानते होंगे। दिया देखा है? दिया बाती कैसे समझाऊं? नई पीढ़ी है, हो सकता है वो लालटेन देखी ही ना हो। देखिए, लालटेन में होता क्या है कि एक बर्तन होता है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और उस पे मतलब चलिए कैसे बताऊं मैं आपको। ये है, मान लिया यहाँ किरोसिन तेल डाला होता है, ठीक है ना, और ये बत्ती निकली होती है, और ये बत्ती जो है जल रही होती है, ठीक है ना। किरोसिन तेल यहीं पर है, ये ऐसा केस होता है, समझे? आपके दिमाग में ये नहीं जा रहा है कि भाई ये जलेगा कब। कुल मिला के ये जान लीजिए कि किरोसिन का जो तेल होता है वो जलता है, और किरोसिन का तेल यहीं तक है, और आग यहां लगी हुई है। भाई मैंने कहा कि किरोसिन का तेल ही जलता है, और किरोसिन का तेल तो हमने यहां पर डाला, तो जल फिर यहां क्यों रहा है? यहां तो किरोसिन का तेल है, ये नहीं है। भाई यहां जले तो ठीक है, मानते हैं, यहां नहीं जल रहा है, यहां जल रहा है। हमने यहां पर आग लगाई और यहां जलने लगा। यहां पर जलता तो चलिए मान लेते हैं कि हमने यहां पर अगर हम आग लगाते और जलता था तो हम कहते कि भाई यहां पर किरोसिन का तेल है। यहां से कोई मतलब नहीं, छोड़ो, यहां पर हमने ना आग लगाई ना जला, ठीक। जला कहां पर? यहां पर बत्ती है, और यहां पर हमने किरोसिन का तेल नहीं डाला, किरोसिन का तेल हमने यहां डाला हुआ है, यहां तक भरा हुआ है किरोसिन का तेल, तो यहां क्यों जल रहा है? अब मैं आपको बताऊं कि किरोसिन का तेल ही जलता है, और यहां पर किरोसिन का तेल हमने डाला नहीं। जब हमने यहां पर किरोसिन का तेल नहीं डाला तो फिर यहां कैसे जल रहा है? यहां तो किरोसिन का तेल हमने डाला ही नहीं, किरोसिन का तेल तो हमने यहां डाला है। होता क्या है? वही कैपिलरी एक्शन। जब हम यहां पर किरोसिन का तेल डाल देते हैं तो बत्ती में छोटी छोटी केस नलियां होती हैं। ये जो बत्ती है ना लालटेन की, उसमें केस नलियां होती हैं, ऐसे 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 छोटी छोटी केस नली, बाल के आकार, बहुत पतली, जो आंख से हमें नहीं दिखती, समझे? उसको ये मैं बड़ा शेप में ये। अब होगा क्या कि जब ये बत्ती का निचला सिरा इस किरोसिन के तेल में डूबा रहेगा, जैसे वहां पर मैं जब चित्र आपको बता रहा था, तो होगा क्या कि इसके अंदर जो केस नली ऐसी बनी हुई है उसके माध्यम से होगा क्या कि ये जो नीचे वाले किरोसिन हैं ये ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ये नीचे वाला किरोसिन इसकी केस नली से कहां तक पहुंच जाएगा? ऊपर तक पहुंच जाएगा। हमको दिखेगा नहीं, हमको इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि हमको तो इसमें केस नलियां नहीं दिख रही है। भाई मान लिया ये बत्ती है, इसमें ये छोटी छोटी केस नली बनी हुई है। कैसी बनी है? ऐसे बनी हुई है, ये बनी है, ये है बनी हुई है, ये बनी हुई। इसी केस नली के माध्यम से ऊपर तेल चला, क्योंकि बत्ती का निचला सिरा तो डूबा हुआ है ना, और जब निचला सिरा डूबा हुआ है तो यानी केस नली कहीं ना कहीं डूबी हुई है उसमें, और उसी केस नली से क्या होता है कि वही कैपिलरी एक्शन होता है। कैपिलरी एक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि लिक्विड ऊपर चढ़ता है, तो क्या हुआ कि लिक्विड ऊपर चढ़ गया, हमको दिखा नहीं, भाई बहुत पतली है ना केस नली उसके अंदर, और ऊपर चढ़ गई तो यहां पर पहुंच गया किरोसिन, हमको दिखा नहीं लेकिन यहां पर पहुंच गया। और जैसे हमने यहां पर माचिस लगाई, ये लालटेन की बत्ती जलने लगी। और हमारे दिमाग में क्या आता है कि हमने तेल तो यहां भरा हुआ था और यहां पर तेल दिख भी नहीं रहा है, तो ये कैसे हो गए? भाई यार वो पहुंच जाती है, ठीक है ना, समझे? आप यहीं तक डाले थे लेकिन कैपिलरी एक्शन के द्वारा
ऊपर पहुंच गई। कैपिलरी एक्शन क्या हुआ? आप कहेंगे कि हाँ यहाँ तो कोई नली लगी नहीं है, नहीं होती है। वो जो कपड़े की उबनी होती है ना आपकी बत्ती, उसमें छोटी छोटी केस नलियाँ होती हैं, बहुत पतली बाल के आकार की बनी होती हैं, उन्हीं के माध्यम से वो पहुंच जाता है, ठीक ना, इसीलिए वो करते। कभी आपने ये सोचा है कि आपके कपड़े, ये कपड़ा है आपका मान लिया, और यहाँ पर आपने स्याही गिराया, तो धीरे धीरे क्या होगा कि ये स्याही फैल करके यहाँ तक फैल जाएगी मान लिया। ऐसा क्यों होता है? जब आपने यहाँ गिराया था तो ये स्याही ज़्यादा एरिया में क्यों फैल गई? वही कैपिलरी एक्शन। होता क्या है कि छोटी छोटी केस नलियाँ बनी होती हैं, उन केस नलियों के माध्यम से वो फैल जाती है। ठीक, समझ गए कि नहीं समझ गए? कोई और क्या उदाहरण बता दूं? लालटेन का उदाहरण बता दिया आपको, स्याही का उदाहरण आपको बता दिया। खेत आपने देखा है, हाँ, जो लोग गांव के होंगे, खेत में जब पानी डाला जाता है तो क्या करता है? खेत उस पानी को सोख लेता है। क्यों सोख लेता है? खेत में केस नली बनी होती हैं, वो केस नलियां सारे पानी को अपने अंदर समा लेती हैं, ठीक ना। चलिए, तो चलिए इतना समझ में आ गया आपको कि केशिकत्व का उदाहरण आपको कहाँ देखने को मिलेगा? लालटेन में आपको देखने को मिलेगा, मोमबत्ती में आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर जगह। आप कभी सोचे हैं कि मोमबत्ती जो होती है ये होती है मोम, और ये होता है तागा, यहाँ तक लगा होता है, ठीक है ना। आप ये जल रहा होता है भैया, यही जल रहा होता है ना, तागा जल रहा होता है, हाँ? और ऐसे तागा ऐसे लेकर के जला ही है तो वो हो जाएगा। ऐसा क्यों होता? क्या है कि इस तागे में केस नली बनी है छोटी छोटी, उन केस नलियों के माध्यम से ये मोम ऊपर जाता है, और ऊपर जा करके जब हम ऊपर आग लगा देते हैं तो वही मोम जलता रहता है, तागा नहीं जलता, मोम जलता है, समझे। ये तागे के अंदर से, तागे के अंदर जो केस नलियां बनी हुई हैं भाई, तागे के अंदर मान लिया ये केस नली बनी हुई है, ठीक है ना, तो ये केस नली से क्या होगा कि मोम जो है ऊपर जाएगा, ऊपरी सिरे तक, और ये जब ऊपरी सिरे पर आप आग लगा देंगे माचिस से तो वो जलने लगेगा, ठीक है ना। तो मोमबत्ती का जलना, लालटेन की बत्ती का जलना, खेत का पानी सोखना, कपड़े का स्याही सोखना, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? ये सब एग्जाम्पल हैं आपके केशिकत्व के, ठीक है भैया। चलिए, आगे आपको क्या बताएं? चलिए, आपको अब आगे अगला टॉपिक में बताता हूं, दाब। दाब तो आपको पता ही होगा, ठीक ना। अच्छा, दाब मैं आपको कई चीज में बताऊंगा, ठोस का भी दाब बताऊंगा, ज़्यादा ऊपर तो नहीं होगा, द्रव के केस में दाब बताऊंगा, और गैस के केस में दाब बताऊंगा, ठीक। चलिए, तो पहले हम यहां पर दाब पढ़ते हैं, ठोस के केस में दाब। ठीक, जब ठोस वाला समझ में आ जाएगा तो फिर द्रव का, और उसके बाद गैस का। गैस कहें या वायु कहें, भाई वायु भी तो एक प्रकार की गैस ही है ना। चले, थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी भी क्लियर हो जाएगी क्लाइमेटोलॉजी पढ़ने के लिए। चलिए, ठोस का दाब किसे कहते हैं? दाब किसे कहते हैं? मान लीजिए ये कोई एरिया है, इस पर आपने ये क्या लगाया? बल लगाया 90 डिग्री से, समझ रहे हैं ना। ये कोई एरिया है और इस पर आपने 90 डिग्री से बल लगा दिया, तो हम क्या कहते हैं?
कि आपने क्या कर दिया, आपने दाब लगा दिया। ये एरिया है, इस पर आपने ऐसे 90 डिग्री से बल लगाया, तो हम क्या कहते हैं कि आपने क्या कर दिया, दाब लगा दिया। ये एरिया है, आपने ऐसे 90 डिग्री से बल लगा दिया, तो हम क्या कहेंगे कि आपने दाब लगा दिया। क्या कहेंगे कि आपने क्या कर दिया, दाब लगा दिया। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो कुल मिलाकर के हम क्या कहेंगे कि जब किसी एरिया पर, किसी क्षेत्र पर कोई लंबवत बल लगता है, यानी 90 डिग्री, ये हमने क्या लगाया था, ये हमने बल लगाया था ना इस केस में, ये हमने क्या लगाया था, बल लगाया था ना, ये हमने क्या लगाया था, बल लगाया था ना। ये सब थे क्या, बल ही तो हम लगाए थे, तीनों एरिया में बल लगाए थे। एक में हमने ऐसे लगाया था, वो एरिया था, वो था तो ऐसे लगाया था, वो था तो हमने ऐसे लगाया था, लेकिन जो बल हमने लगाया था वो 90 डिग्री के कोण पर लगाया था। ठीक है ना, तीनों केस में थे। तो सीधा सा मतलब दाब की, ठोस का दाब, चलिए ये ठोस की बात हो रही है, अभी उदाहरण से समझ में आ जाएगा कि जब किसी ठोस एरिया पर कोई लंबवत बल लगाते हैं तो उसे हम दाब कहते हैं। समझे? किसी ठोस एरिया पर लंबवत दिशा में बल लगाते हैं, यानी 90 डिग्री से बल लगाते हैं, तो उस बल को हम दाब कहते हैं। दाब भी एक प्रकार का बल ही है, लेकिन हमको 90 डिग्री के एंगल से लगाएंगे, तब उस बल को हम दाब कहेंगे। ठीक है ना? चलिए, दाब बराबर होता क्या है? दाब बराबर होता है बल, एक मिनट, दाब को दिखाते हैं P से, बराबर होता क्या है, बल F बटे क्षेत्रफल A। ये है फार्मूला। ठीक, ये क्या है, दाब का फार्मूला है। क्लियर है कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। कौन सा बल? यही जो बल आपने लगाया, और क्षेत्रफल क्या है, जितने एरिया पर बल लगाया आपने, जो बल लगा रहे हैं कितने क्षेत्र पर लगा रहे हैं, कितने, भाई कुछ एरिया पर लगाएंगे ना, तो वो क्षेत्र। तो इसका मात्रक क्या बन जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन, और उसका क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रति मीटर स्क्वायर। इसका ये मात्रक हो जाएगा। तो दाब का मात्रक आपको क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा इसका उदाहरण बता दें। ये बताइए, अगर क्षेत्रफल कम होगा, यहां देखें, तो दाब बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? चूंकि इनवर्सली रिलेशन है, क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। तो जब आप कील देखे होंगे कोई ऐसे, तो कील का निचला सिरा क्या होता है, पतला होता है। उसको पतला क्यों रखा जाता है? जो निचला सिरा होता है, कोई कील आपने देखा है, कभी गाड़ी होगी ना, कील दीवार में गाड़ी होगी, कहीं गाड़ी होगी, तो देखे होंगे कि उसका निचला सिरा पतला रखा जाता है। पतला क्यों रखा जाता है? पतला रखने का मतलब है कि उसका क्षेत्रफल कम कर दिया गया, और क्षेत्रफल कम होने से क्या हो जाएगा कि दाब बढ़ जाएगा। उतना बल लगाने पर दाब बढ़ जाएगा। भाई दो स्थिति रखिए, एक कील का निचला सिरा पतला रखिए, एक कील का निचला सिरा मोटा रखिए, और दोनों पर आप सेम बल लगाइए। आप देखेंगे कि जिसका आपने पतला रखा हुआ है वो जल्दी गड़ जाएगा, जबकि ताकत आप, बल आप दोनों में सेम ही लगा रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि वो जल्दी गड़ जाएगी। इसलिए गड़ जाएगी क्योंकि उस पर दाब ज्यादा पड़ेगा, इस सूत्र के अनुसार। भाई क्षेत्रफल कम यानी दाब ज्यादा, तो कील के निचले सिरे का क्षेत्रफल कम यानी कील पर दाब ज्यादा पड़ जाएगा। हम मान लिया हम 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, हाँ, बल हम
बल का मतलब क्या, वही जो हम ताकत लगा रहे हैं ऊपर से हथौड़ी से या किसी चीज से, मान लिया 2 न्यूटन का ही लगा रहे हैं। तो एक स्थिति पहले हमने देख लिया कि हमने कील कैसे बनाया, ऐसे बनाया, ये वाली, और एक दूसरी स्थिति हमने क्या देखा, ये वाली देखा, ये वाली। इस वाली में क्या है, निचला सिरा पतला है, इस वाली में निचला सिरा मोटा है। यानी इस वाले में क्या है, क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, और इस वाले में क्या है, क्षेत्रफल क्या है, कम है। ठीक ना। और बस 2 न्यूटन का दोनों में लगा रहे हैं। आप देखेंगे कि इस वाले केस में दाब ज्यादा लगेगा, समझे, जबकि ताकत आप उतना लगा रहे हैं लेकिन दाब बढ़ गया। आप कहेंगे ताकत तो दोनों में उतना ही लगाया, लेकिन ये गड़ गई, ये नहीं गड़ी। भाई ये इसलिए गड़ गई क्योंकि उस पर दाब ज्यादा हो गया इस सूत्र के अनुसार, क्योंकि क्षेत्रफल कम तो दाब ज्यादा। किस क्षेत्रफल की बात हो रही है, वही निचले वाले सिरे की। भाई उसको पतला बना देंगे यानी उसका क्षेत्रफल आपने कम कर दिया ना, और क्षेत्रफल कम कर दिया तो दाब बढ़ जाएगा। उतने ताकत उतने ने लगाया लेकिन ऑटोमेटिक उस पर दाब बढ़ गया, और जब दाब बढ़ गया तो उगड़ गई। भाई जिसमें ज्यादा दाब पड़ेगा वो गड़ जाएगी ना, जिसमें कम दाब पड़ेगा वो हो सकता है ना गड़े, या गड़े भी तो कम गड़े। तो इसलिए कील का वो किया जाता है, निचले सिरे को क्या बनाया जाता है, वो बनाया जाता है। कील वाला उदाहरण, आप लोग क्रिकेट खेले हैं ना, बचपन में तो खेले ही होंगे। तो क्रिकेट का जो स्टंप होता है उसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, नुकीला बना देने से निचले सिरे का क्षेत्रफल कम कर दिया, और क्षेत्रफल कम हो गया तो दाब बढ़ जाएगा। समझे, क्या हो जाएगा, दाब बढ़ जाएगा। वही होगा कि मारा ताकत, ऐसे बल लगाया और वो गड़ गया। अगर उसको नुकीला ना बनाते तो ऐसे लगाते तो हो सकता है वो गड़ता ना, क्योंकि उस पर उतना दाब ना पड़ता। दाब बढ़ाने के लिए, ठीक, लड़कियों की हाई हील सैंडल देखे हैं ना, जरूर देखे होंगे, पता है मुझे, वही तो देखते ही हैं। उम्र ही ऐसी है देखने की आप लोगों की, तो देखते होंगे कि वो बड़ी नुकीली रहती, नुकीली रहती है ना। उसको नुकीली क्यों बनाया जाता है, उसको नुकीली इसलिए बनाया जाता है ताकि क्षेत्रफल हो जाए कम, और क्षेत्रफल हो जाए कम तो दाब बढ़ जाए। मतलब, और जमीन पर जब पड़े तो एकदम जमीन पकड़ करके चले, नहीं तो गिर जाएंगे। हो सकता है कुछ और उद्देश्य हो कि किसी आदमी के ऊपर रख दें पैर जो है तो घुस जाए उसका, वो जो है वो आदमी मर जाए। तो जो हाई हील पहने रहे जो है थोड़ा उससे सतर्क रहिएगा, पता चले वो अपनी हाई हील को ही आपके उस पर वो कर देगी तो दाब, चूंकि उसका क्षेत्रफल होता है कम तो दाब बढ़ जाएगा, तो आपको चोट ज़्यादा लग जाएगी। ठीक है, एक आदमी जूता से मारे आपको ऐसे वो करके, आपको उतना चोट नहीं लगेगी, और एक लड़की जो है अपने हाई हील सैंडल से आपको मारेगी, आपको ज़्यादा चोट लगेगी। क्यों, क्योंकि उसमें दाब ज़्यादा। तो लड़कियां मुझे लगता है जूता इसलिए भी नहीं पहनती, कम पहनती हैं, हाई हील ज़्यादा पहनती अपनी सुरक्षा के लिए। भाई उनके ऊपर ज़्यादा खतरा होता है, रिस्की लाइफ, मतलब लड़कों की तुलना में तो लड़कियों को ज़्यादा रिस्क होता है तमाम प्रकार की, समझ है ना। तो वो हाई हील मुझे लगता है इसलिए भी पहनते, कभी ज़रूरत पड़े आए तो वही हमारा जो है एक अस्त्र के रूप में काम करेगा। अब जूता से मारेंगे वो भाई उतना दाब महसूस ही नहीं होगा, उतना चोटें नहीं लगेगी। चलिए, तो ये आपको समझ में आया ठोस वाला। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कील नुकीली क्यों बनाई जाती है, क्रिकेट का स्टंप नुकीला क्यों बनाया जाता है, और इसको नुकीला क्यों बनाया जाता है, लड़की की सैंडल को, हर जगह खूंटी को नुकीली बनाई जाती है। तमाम एग्जाम्पल है, आप देख लीजिएगा, लिख लिया कीजिए। वैसे ज्यादा हो गया क्या, अभी तो ज्यादा नहीं हुआ यार, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं अगला देखूं क्या बताना है मुझे।
चलिए, तो आपको मैंने ठोस का दाब बता दिया, अब आपको मैं बताता हूं द्रव का दाब। ठीक, चलिए ये बताइए, द्रव भी तो दाब लगाता होगा। मान लिया मैंने आपको कल भी बताया था कि ये पानी है, मान लिया ऐसे 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 भरा हुआ है, तो ये नीचे मान लिया कहीं पर कोई जीव है और इसके ऊपर ये पानी भरा हुआ है, तो ये पानी इस पर दाब तो लगा रहा होगा ना भाई, कुछ वजन पड़ रहा है यानी दाब पड़ रहा है, समझ रहे ना। मान लिया कि समुद्र में नीचे जो है सिरे पर कोई मछली है समुद्र के नीचे और उसके ऊपर पानी भरा हुआ है, तो जितने ज़्यादा ऊपर पानी भरा होगा हम कहेंगे कि उतना ही ज़्यादा इस पर दाब लग रहा है। मान लिया कोई चीज़ ये है ऐसे, कोई आदमी मान लिया आप हैं, आपका नाम है गोलू, आप जो है ये समुद्र में ऐसे हैं, आपके ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, ठीक, तो गोलू के ऊपर इतना पानी भरा हुआ है, तो ये पानी इस गोलू के ऊपर दबाव लगा रहा होगा ना कहीं। चलिए, और ये आपकी है गोली, मतलब कि आपकी मित्र है कोई, इसके ऊपर इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है, आपके ऊपर इतना ही भरा था, इसके ऊपर इतना भरा हुआ, तो इस पर दाब ज्यादा लग रहा होगा क्योंकि ज्यादा पानी है, और इस पर कम दाब लग रहा होगा, समझ गए। चलिए, तो कुल मिलाकर के द्रव भी दाब लगाता है, और द्रव के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, द्रव का दाब। यहां मैंने पानी की एग्जाम्पल दिया, मान लिया यहां पर दूध भरा हुआ है, शहद भरी हुई है, कुछ भी हो सकता है। चले, तो मान लिया कि ये है एक बर्तन मान लो, समुद्र मान लो, कुछ भी मान लो। अब हुआ क्या, बर्तन मान लो आप, या टंकी मान लो ये है टंकी है, पानी भरा हुआ है इसमें, ऐसे क्या है, ये टंकी है, इस पे पानी भरा हुआ है, एक ये सिरा है, एक ये है और एक ये है, तीन बिंदु हैं ए, बी और सी, ठीक, 3 पॉइंट हैं। ये है टंकी में पानी भरा हुआ है, मान लो टंकी है, 3 पॉइंट है ए, बी और सी। आप मुझे ये बताइए कि किस पॉइंट पर द्रव दाब ज्यादा लग रहा होगा, ए वाले पर कि बी वाले पर कि सी वाले पर, किस पर, ए वाले पर। ए वाले पर द्रव का दाब ज्यादा लग रहा होगा, बी वाले पर उससे कम, सी वाले पर उससे कम। भाई अगर ए वाले पॉइंट पर देखिएगा तो यहां से यहां तक का पानी का भार पड़ रहा है, बी वाले पर इतने पानी का भार पड़ रहा है और सी वाले पर सिर्फ इतने पानी का भार पड़ रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ए पर द्रव का दाब सबसे ज्यादा, बी पर उससे कम और सी पर सबसे कम द्रव दाब लग रहा होगा, समझे। चलिए, तो ये जो द्रव दाब लग रहा है इसका फार्मूला होता है P बराबर HdG, लिख लीजिए। H है ऊंचाई, D है घनत्व और G फिर वही क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो
है क्या कि ये जो दाब लग रहा है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, इसकी वैल्यू कितना है, कितना दाब लग रहा है। भाई इतना तो है कि दाब इस पर सबसे ज्यादा लग रहा है, इस पर सबसे कम लग रहा है, लेकिन कितना लग रहा है वो वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये सूत्र होता है P बराबर एच डी जी। डी क्या है, जो लिक्विड भरा हुआ है उसका घनत्व, जी है गुरुत्वीय त्वरण और h है ऊंचाई। ये कौन सी, मान लिया ये पॉइंट यहां पर है जो है, तो ये इस ऊंचाई की बात कर रहा है, ऊपर से नीचे तक के, ऊपर से उस बिंदु तक के जो ऊंचाई है ये। इस केस में मान लिया यहां है, ऐसे है, तो ऊंचाई कितनी है, इतनी है, ठीक है ना भाई। इस केस में यहां है तो ऊंचाई कितनी है, इतनी है। मतलब सबसे नीचे वाले केस में सबसे ज्यादा ऊंचाई है, इस वाले में उससे कम और इस वाले में सबसे कम। तो फार्मूला मैंने आपको क्या बताया, P बराबर एच डी जी। इससे क्या समझना कि ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी दाब उतना ज्यादा होगा। तो देख लीजिए इसमें सबसे ज्यादा ऊंचाई थी ना, ऊपर से नीचे तक की दूरी नापेंगे, मतलब जो ये तल है जहां तक पानी भरा हुआ है इसको बोलते हैं सरफेस। तो सरफेस से उस बिंदु तक की हम डिस्टेंस नापेंगे, उसी डिस्टेंस को हम ऊंचाई कहेंगे। यहां से यहां तक h हो गई, ठीक है। इस वाले केस में यहां से यहां तक, इस वाले केस में यहां से यहां तक है। तो ऊंचाई जितनी ज्यादा होगी उस बिंदु पर दाब उतना ज्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वाले केस में चूंकि देख लीजिए, मैं तो पहले आपको वहीं से समझा दिया जो है, लेकिन इस सूत्र से भी देख लीजिए, चूंकि इस वाले केस में ऊंचाई सबसे ज्यादा है, अतः हम कह सकते हैं कि इस वाले केस में द्रव का दाब सबसे ज्यादा पड़ेगा, फिर उससे कम इस वाले केस में पड़े क्योंकि ऊंचाई इसमें इससे कम है, और फिर इसके क्योंकि इसमें सबसे कम ऊंचाई है, ये वाले सूत्र से। ठीक है भैया, चले समझ गए सूत्र। यानी हम क्या कहेंगे कि ए वाले बिंदु पर सबसे ज्यादा द्रव का दाब होगा, बी वाले पर उससे कम और सी वाले पर उससे कम। इस सूत्र से ये बात तो प्रूफ हो गई। चलिए मान लिया कि यहां पर एक नल लगा दिया जाए, एक नल यहां पर लगा दिया जाए और एक नल यहां पर लगा दिया जाए, तो ये बताइए कि कौन सा नल सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा। बताइए, एक नल यहां पर लगाया, एक नल यहां पर लगाया और एक नल यहां पर लगाया, कौन सा नल सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा। वो नल सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा जिस पर प्रेशर सबसे ज्यादा है। तो इस बिंदु पर मैंने बताया था कि प्रेशर सबसे ज्यादा है, यानी कि इस बिंदु से जो नल निकलेगा वो सबसे ज्यादा प्रेशर से पानी फेंकेगा। इस पर प्रेशर उससे कम है, अतः हम ये कहेंगे कि इससे जो निकलेगा वो इससे कम प्रेशर से पानी फेंकेगा। और ये जो सबसे ऊपर वाला बिंदु है, इस पर चूंकि द्रव का प्रेशर सबसे कम है, अतः यहां से कोई अगर नल की टोटी लगाएंगे तो वो टोटी सबसे कम प्रेशर से पानी फेंकेगी। कोई टोटी कितना तेज प्रेशर से पानी फेंकेगी ये डिपेंड करेगा कि उस पर द्रव का दाब कितना ज्यादा है। यहां द्रव का दाब सबसे ज्यादा है इसलिए ये सबसे ज्यादा प्रेशर से फेंकेगा, और यहां पर सबसे कम है इसलिए सबसे कम प्रेशर से पानी फेंकेगा। चलिए अब ये बताइए, जो नल ज्यादा प्रेशर से फेंकेगा उसका पानी ज्यादा दूर तक जाएगा कि जो नल कम प्रेशर से पानी फेंकेगा उसका ज्यादा दूर तक जाएगा। देखिए कभी सोचिए, ये मान लिया आप गेंद ज्यादा प्रेशर से फेंकेंगे तो ज्यादा दूर तक जाएगी ना, और कम प्रेशर से इसे करेंगे तो कम दूर तक गेंद जाएगी। तो वही प्रकार से पानी वाले में भी है कि ऐसे नल ने लिया फेंका तेजी प्रेशर से, तो ये क्या करेगा, बहुत दूर तक जाएगा।
समझे? तो इस वाले से जब वो होगा तो हो सकता है यहाँ तक पानी जाए, इस वाले नल का पानी यहीं तक जाए और इस वाले का यहीं तक आए। तो जो जितना नीचे है वाला है वो उतना दूर तक पानी फेंकेगा। कभी अपने टंकी में लगा करके देखिएगा, ठीक है ना? नीचे चलिए, समझ गए ये कॉन्सेप्ट कि नहीं समझेगा? अब आपको एक बता देते हैं वायुमंडलीय दाब, फिर देखेंगे अगर बड़ा वीडियो बन गया होगा। ये समझ गए ना भाई? ये वाला HDG, ये वाला डी घनत्व तो है, यानी घनत्व जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ज़्यादा लग। चलो यहाँ पर यही पूछ सकता है, कभी यूपीएससी में पूछ सकता है, इसे चित्र बना के दे दिया जाएगा और यहाँ मान लिया बना दिया, एक नल यहाँ, एक नल यहाँ, एक नल यहाँ, और पूछ लिया आपसे कि किस नल से पानी फेंकने पर ज़्यादा दूर तक जाएगा, तो आप कह दीजिएगा इस वाले से। क्यों? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर से फेंका जा रहा है। सबसे ज़्यादा प्रेशर से क्यों फेंका जा रहा है? क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लग रहा है।